ओके, तो अभी हमने कुछ अरेंजमेंट्स का एफबीडी बनाना सीखा है, ठीक है ना। अब एफबीडीज की कोई लिमिट नहीं होती, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स, जितने ज्यादा केसेस, उतने ज्यादा एफबीडीज, ठीक है ना। तो एफबीडीज में जो सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट होता है वो होता है नॉर्मल कॉन्टेक्ट पॉइंट। अगर हमें नॉर्मल कॉन्टेक्ट पॉइंट पे लगने वाले जो नॉर्मल्स होते हैं, ठीक है ना, उनकी डायरेक्शंस क्लियर है, ठीक है, तो हम एफबीडी में एक बड़ी गलती करने से बच जाते हैं। ठीक, देखिए कुछ नॉर्मल वाले केसेस में आपको एक्सप्लेन करता हूं किस तरीके से। पहला तो यही देखिए आप, अगर किसी प्लेन ग्राउंड पे, मान लीजिए ये ग्राउंड है, ये कोई ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है यहां पे। इस ब्लॉक का मास कितना है, एम मास का ब्लॉक, और ये ग्राउंड है। तो यहां पे क्या होगा, कौन कौन से फोर्स होंगे, कहां कहां पे नॉर्मल लगेगा। देखिए ये जो पॉइंट है ये सेंटर है, तो ग्रेविटी क्या कर रही है, ग्रेविटी इस बॉडी को अपने, मतलब अर्थ क्या कर रही है, अर्थ खुद के सेंटर की तरफ इसको पुल कर रही है, उसको ग्रेविटी का फोर्स बोलते हैं। तो इसके सेंटर पे यहां पे एक क्या फोर्स लग रहा होगा, mg, ठीक है ना। अब इमेजिन करिए इस ग्राउंड पे रखी हुई बॉडी को कोई नीचे की तरफ दबा रहा है या नीचे से कोई ऐसे खींच रहा है, ठीक है। तो ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड की अपर सरफेस एक फोर्स फील करेगी, ठीक है ना। तो अगर मैं इस ग्राउंड का एफबीडी बनाऊं यहां पे अलग से ये, ठीक है, तो ग्राउंड क्या कर रही होगी, ग्राउंड इस पॉइंट पे यहां पे इस तरीके से एक फोर्स फील कर रही होगी जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, mg के। ठीक, देखिए ये समझ लीजिए ब्लॉक है, ये सरफेस है, इस पे ऐसे, यहां पे ऐसे फोर्स लग रहा होगा, पर ग्रेविटी का फोर्स तो इस पे लग रहा है, उस फोर्स की वजह से ये दब रहा है, प्रेशर में है। तो ये फोर्स है तो mg के बराबर, पर दिस इज नॉट अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये कन्वे किया गया फोर्स है, ये कन्वे किया गया फोर्स है। तो दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना। अब ये फोर्स कोइंसिडेंटली mg के बराबर ही होगा, क्योंकि मेरे हैंड से, मेरा हैंड जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स ये फील भी कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन मेरे हैंड पे मान लीजिए तो ये वाली जो आर्म है, ये वाली यहां से लेके यहां तक की आर्म है, वो ये इस वाले पोर्शन को आगे प्रेस कर रही है यहां से, तो इसका फोर्स इस पे लगा, इसका फोर्स फिर इस पे लगा, और यहां पे कोई टेबल या चेयर होती हुई तो इसका फोर्स इस पे लगता और ये चीज इसको ऐसे धकेल देती। तो फोर्स क्या कन्वे होता रहता है, और कन्वे होते टाइम फोर्स अपनी नेचर बदल सकता है, ठीक है। तो इस mg की वजह से फोर्स कन्वे हुआ ग्रेविटी पे, और ये ग्रेविटी की जो इस पे ग्राउंड पे, और जो ग्राउंड पे लगने वाला फोर्स है वो mg के बराबर ही है, क्योंकि जितना फोर्स हम लगाएंगे उतना ही तो लगेगा। तो ये mg, इसको आप बोल सकते हो, देखिए ये इस पे लग रहा है और डेफिनेटली परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, इसलिए इसको बोल सकते हैं n1, दिस इज n1। और कोइंसिडेंटली यहां पे n1 इज इक्वल टू mg है। ये किसका एफबीडी हुआ, ग्राउंड का एफबीडी हुआ। अब यही एफबीडी अगर मैं इस ब्लॉक का बनाऊं, यहां पे ये वाला जो ब्लॉक है, ठीक है। अब आप ये देखो, जब ये ब्लॉक इस ग्राउंड पे, जब ब्लॉक ग्राउंड पे फोर्स लगा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ग्राउंड भी ब्लॉक पे उतना ही फोर्स लगाएगी। तो यहां पे ब्लॉक पे उतना ही फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। ये क्या होगी, ये रिएक्शन होगी इसकी, तो दिस विल बी n2 ऊपर की तरफ जो ब्लॉक पे लग रहा है, और n1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, n2 के, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन्स थर्ड लॉ, उसके अकॉर्डिंग ये वाला फोर्स इसके बराबर होगा, और ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स की रिएक्शन भी होगी। अब चलिए
जब इसकी रिएक्शन ये है तो इसकी रिएक्शन क्या है? इसकी रिएक्शन में प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं, इसकी रिएक्शन कहां होगी? अर्थ के सेंटर पे। क्लियर? अब जो ये नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल को नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि जब दो चीजों का कॉन्टैक्ट होगा तभी नॉर्मल लगेगा। ठीक है? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। नॉर्मल फोर्स हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगते हैं। मान लो अगर ये सरफेस है, ये ऐसे लग रही है, तो परपेंडिकुलर लगेगा इसके, इस पे इसके परपेंडिकुलर लगेगा। यहां पे आप देख लो, यहां पे ये इसके परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है, और यहां पे ये इसके परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो जो भी कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस। ठीक है? अब ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, कई जगह पे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की डायरेक्शन को शो करने के लिए हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यहां पे ये एक इस तरीके का अरेंजमेंट है। ठीक है? यहां पे इस तरीके से एक मान लीजिए स्फीयर है, जो ये इसका सेंटर है। स्फीयर का मास कितना है? स्फीयर ऑफ मास m। अब ये वॉल है, ठीक है ना, और इस स्फीयर को कोई इस तरफ से धकेल रहा है। मान लीजिए इस स्फीयर को यहां से कोई धकेल रहा है यूं करके, और कितना फोर्स लगा रहा है? ये F। ये फोर्स कितना अप्लाई कर रहा है? F। अब मुझे बोला गया कि इसका एफबीडी बनाइए, ठीक है ना, जिसका मास कितना है? m। इस स्फीयर का एफबीडी बनाइए, वॉल्स का एफबीडी बनाइए। क्लियर? अब मुझे शो करना है कौन सा एफबीडी, कौन सा फोर्स किसके बराबर है। चलिए, ये जो वॉल है यहां पे, ये जो वॉल है, मैं इसका एफबीडी बनाता हूं, ठीक है ना। यहां पे इस वॉल पे क्या होगा? इस वॉल पे ये वाला स्फीयर एक फोर्स लगाएगा ऐसे, और मैं इस फोर्स को क्या बोल रहा हूं? N1। दिस इज फोर्स अप्लाइड बाय द बॉल और स्फीयर ऑन दिस वॉल। तो ये यहां पे एक फोर्स लगेगा विच विल बी डेफिनेटली परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है ना। अब मैं इसका एफबीडी बना देता हूं। ये वाली जो वॉल है, नीचे वाली जो ग्राउंड है, अगर मैं उसका एफबीडी बनाऊं, ठीक है ना, तो यहां पे इस जगह पे एक फोर्स लग रहा होगा, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलेंगे? N2। इस जगह भी तो एक फोर्स लग रहा होगा वॉल पे, N2। ये N1 और ये N2। अब आप खुद देखिए, इस वॉल पे दो ही कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, क्योंकि सिस्टम में क्या है? सिस्टम में केवल स्फीयर और वॉल्स हैं, मैन सिस्टम से बाहर है। मैन वाला फोर्स तो हम F से एरो करके भी डिनोट कर सकते हैं। तो सिस्टम में बस ये दो चीजें, आप देखिए कॉन्टैक्ट यहां पे और यहां पे कॉन्टैक्ट है, तो दो जगह ही नॉर्मल फोर्स लगेंगे। ठीक है। अब स्फीयर का, इस स्फीयर का अगर मैं एफबीडी बनाऊं यहां पे इस तरीके से, तो आप ये देखिए इस स्फीयर पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। इस स्फीयर पे एक तो ये लग रहा है इधर से F। कितना फोर्स है ये? F। और जब ये वाली वॉल पे ये स्फीयर अगर फोर्स लगा रहा है, तो ये भी तो इस वॉल पे फोर्स लगेगा। तो यहां पे इस तरफ से इस पे एक फोर्स भी लगेगा, और इसकी रिएक्शन N1 के बराबर ही होगी। ये फोर्स N1 के बराबर होगा। ओके। अब इस पॉइंट पे यहां पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा होगा? mg। ये लग रहा है। और जब ये वाला स्फीयर इस ग्राउंड को N2 से दबा रहा है, तो ग्राउंड भी तो इसको कितने से दबाएगी? N2 से ही दबाएगी ऊपर की तरफ। ये रहा N2। अब इस स्फीयर पे और कोई फोर्स नहीं है,
मैंने इसका एफबीडी शो कर दिया, मैंने केवल वो फोर्स शो किए हैं जो इस पे लगे हैं, ठीक है ना। इस N2 की रिएक्शन ये रही, इस mg की रिएक्शन अर्थ के सेंटर पे लगेगी, इस N1 की रिएक्शन ये रही। क्या बात समझ में आती है? क्लियर? अब यहां पे इसका एक्सेलरेशन कितना है? 0। एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, जो ये स्फीयर है, एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर कितना होगा? 0। अगर स्फीयर का एक्सेलरेशन 0 है, एक्स डायरेक्शन में भी वाई डायरेक्शन में भी, तो ax भी 0 है और यहां पे क्या, ay भी 0 है। तो इस डायरेक्शन में अगर मैं एफबीडी बनाऊं, मान लीजिए मैं इस तरफ 0 एक्सेलरेशन मानता हूं, तो इक्वेशन आएगी f माइनस n1 इज इक्वल टू m इंटू 0। दैट मीन्स f इज इक्वल टू n1। एक तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास। दूसरा, y डायरेक्शन में फोर्स देखो, y डायरेक्शन में ऊपर की तरफ n2 लग रहा है, नीचे की तरफ mg लग रहा है। मान लो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन 0 है, तो यहां से क्या इक्वेशन आएगी, n2 माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू 0। दैट मीन्स n2 इज इक्वल टू mg। ये आपके पास दूसरा रिलेशन आ गया। इस अरेंजमेंट का एफबीडी बना के मुझे ये चीजें पता चली कि ये वहां यहां पे जो नॉर्मल होगा वो mg के बराबर होगा और यहां वाला नॉर्मल f के बराबर होगा। क्या बात समझ में आती है? क्लियर? अब एक केस और देखो। मान लीजिए हमारे पास दो वॉल्स हैं, इस तरीके का एक अरेंजमेंट है हमारे पास। ये दिस इज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड दिस इज अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है ना। यहां पे ये एक वॉल टाइप्स है, ये भी एक वॉल टाइप है। अब यहां पे एक स्फीयर रखा हुआ है, ये यहां पे एक स्फीयर रखा हुआ है। दिस इज स्फीयर ऑफ मास m। ये m मास का स्फीयर है, ठीक बताना, ठीक है। तो अब बताना है फाइंड नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्सेस हमको इसमें बताने हैं कि अगर इसका मास m है तो यहां पे देखिए नॉर्मल कहां लगेंगे, जहां पे कॉन्टैक्ट दिखेगा वहीं पे नॉर्मल लगेंगे। अब कॉन्टैक्ट कहां दिख रहा है, एक तो इस पॉइंट पे दिख रहा है, एक इस पॉइंट पे दिख रहा है, और मुझे इसका एफबीडी बनाना है। सबसे पहली चीज तो ये देखो, एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर कितना है, इज इक्वल टू 0 इन बोथ द डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, यानी कि ax एंड ay बोथ आर 0। अब मैं अगर इस बॉल का एफबीडी बनाता हूं, ठीक है ना, इस बॉल का अगर मैं एफबीडी बनाता हूं तो x और y दोनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 आएगा, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अब मुझे इसका एफबीडी बनाना है, ठीक है ना। मैं मान लेता हूं कि इस जगह पे यहां पे जो नॉर्मल एक्ट कर रहा है दैट इज n1 और यहां पे जो एक्ट कर रहा है दैट इज n2। मैंने ये क्या बनाया है, देखिए यहां पे कॉन्टैक्ट फोर्स है। अगर ये नीचे वाली सरफेस इस बॉल पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी और वो n1 है, तो डेफिनेटली बॉल भी इसको n1 से ही दबाएगी, इसलिए इसको और इसको दोनों को n1 लिख दिया मैंने। ये मैंने क्या किया है, यहां पे देखो, अगर ये वॉल इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी और वो n2 है, तो एक्शन रिएक्शन के रूल से ये वाला फोर्स भी n2 होगा। बात समझ में आती है? अब इसके सेंटर पे एक और फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कौन सा,
mg। ठीक है, अब इसका अगर मैं FBD बनाऊं तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मुझे इतना पता है कि अगर मैं ये वाला नॉर्मल और ये वाला नॉर्मल दोनों शो करूं तो दोनों के दोनों नॉर्मल सेंटर से पास होंगे। क्यों? दे आर परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो यहां पे एक नॉर्मल तो यहां पे होगा 30 डिग्री पे, जो कि यहां पे इस तरफ लग रहा है, दिस विल बी N1, और एक नॉर्मल यहां पे होगा 45 पे, जो यहां पे ये लग रहा है N2। और इन सब के बावजूद यहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक नया फोर्स लग रहा है जिसको बोलते हैं हम mg, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब आप ये देखिए, ना तो ये चीज x डायरेक्शन में चल रही है ना y में चल रही है, ठीक है ना। तो ये जो N2 है, N2 के मैं दो कंपोनेंट कर सकता हूं। कैसे? एक तो इस तरफ और एक इस तरफ। तो N2 का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? ये तो 45 है, दिस इज N2 cos 45 एंड दिस विल बी N2 sin 45। मुझे ये आइडिया कहां से आया कि मैं इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लूं? ये मुझे क्लिक करता है, ठीक है ना, प्रॉब्लम को इजी बनाने की जो मेरी विश है कि मैं इस प्रॉब्लम को इजी बनाऊं, क्योंकि मैं एक्स और वाई डायरेक्शन में कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकता हूं। तो क्यों ना मैं इस पूरी प्रॉब्लम को एक्स और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लूं। मैं इस फोर्स को यहां ना लगा के इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लूं, एक एक्स में और एक वाई में। एक्स को अलग से ट्रीट करूं और वाई को अलग से। यही काम मैंने यहां पे किया। इसी तरीके से इस N1 को भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ये लो, ये एंगल डेफिनेटली 30 डिग्री होगा। अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो यहां पे ये ज्योमेट्री बना के देखिए, ये 60 होगा, ये 90 होगा और ये कितना होगा? 30। तो ये 30 है, तो यहां पे ये वाला एंगल 30 है तो ये 30 होगा। दिस कंपोनेंट विल बी N1 cos 30 एंड दिस कंपोनेंट विल बी N1 sin 30 डिग्री। अब ये नीचे लग रहा है mg। अब बॉल ना राइट में जा रही है ना लेफ्ट में जा रही है, तो ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स के बराबर होगा। तो आप देखिए N2 cos 45 विल बी इक्वल टू N1 sin 30। तो हमारे पास यहां पे एक इक्वेशन आएगी इस जगह पे कि N2 cos 45, ठीक है ना। इस चीज को आप अच्छे से नोट करिए, फिर मैं इसकी जो इक्वेशंस है ना वो लिख के फाइनल कंक्लूजन निकालता हूं। ओके, तो इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देखिए। मैं इसकी इक्वेशन उधर लिखने वाला हूं अभी, ठीक है। चलिए देखिए उस डायग्राम में क्या लिखा है। ये जो स्फीयर है, मान लीजिए ये इस तरीके का स्फीयर बनाया हुआ है हमने। ये यहां पे एक फोर्स था, उसके हमने दो कंपोनेंट किए। एक यहां पे फोर्स था, उसके हमने दो कंपोनेंट किए, ठीक है ना। ठीक है, मुझे इतना पता है कि अगर ये वाला फोर्स N1 है और ये N2 है यहां पे, हाँ जी, ये वाला फोर्स N1 है, ये N2 है, तो ये N1 sin 30 है और ये N1 cos 30 है। और ये वाला फोर्स क्या है? ये फोर्स N2 sin 45 है और ये N2 cos 45 डिग्री है। और ये यहां पे नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है? mg। ये कौन सा फोर्स है? mg। अब अगर x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है तो डेफिनेटली राइट को लगने वाला फोर्स लेफ्ट को लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। तो इक्वेशन लिख दो सीधे सीधे, N1 sin 30 डिग्री किसके बराबर होगा? इसके बराबर, N2 sin 45। खुद ही सोचिए, अगर x डायरेक्शन में बॉडी नहीं चल रही है तो जितना फोर्स इधर धकेलने वाला होगा एग्जैक्टली उतना ही फोर्स इधर धकेलने वाला भी होगा, तभी वो रुक भी सकती है। ठीक, एक इक्वेशन हमारे पास तैयार है।
अब बॉडी ऊपर नीचे भी नहीं चल रही है, इसका मतलब ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स के बराबर है। और ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं N1 cos 30 और N2 cos 45, यानी कि N1 cos 30 डिग्री प्लस N2 cos 45 डिग्री विल बी इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्स। और डाउनवर्ड फोर्स क्या है? mg। ये आपकी दूसरी इक्वेशन होगी। इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को सॉल्व करके आपके पास N1 और N2 दोनों आ जाएंगे बहुत आसानी से, ठीक है ना। ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करिए, आपके पास N1 N2 दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मल को ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर लगाना है, जिस भी सरफेस पे लग रही है, क्लियर। और परपेंडिकुलर लगा के हो सकता है आपको कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ जाए, तो वहां पे आपकी थोड़ी सी ज्योमेट्री काम आ जाएगी, बेसिक वाली, जितना एंगल दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना पड़ेगा, ठीक। अब नॉर्मल से थोड़ा सा आगे निकल के हम थोड़ा स्ट्रिंग पे चलते हैं, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब एक और एग्जाम्पल देखिएगा किस तरीके से सिचुएशन डिजाइन की गई है, ठीक। मान लीजिए एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन सरफेस है, ये ऐसे यहां पे, ये एक इंक्लाइन सरफेस है, यहां पे एक पुली है, ठीक है ना। इस पुली से एक स्ट्रिंग पास होती है, ठीक है ना, और इस स्ट्रिंग पे कुछ ब्लॉक्स जुड़े हुए हैं, और ये स्ट्रिंग यहां से पास होके यूं जा रही है। इस स्ट्रिंग पे ब्लॉक किस तरीके के जुड़े हुए हैं वो भी बहुत मैटर करता है। एक ब्लॉक ये है यहां पे, और दूसरा ब्लॉक यहां पे ये है। दिस इज M1 एंड दिस इज ऑफ मास M2। ये पहला ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, इसका मास M1 है, इसका मास M2 है। और इस स्ट्रिंग को पकड़ के कोई इस स्ट्रिंग को पकड़ के कोई खींच रहा है ऐसे, ठीक। तो ये कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, ठीक है ना। तो ये पूछा है फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय मैन। ये मैन कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है इस स्ट्रिंग पे, यहां पे। अगर ये मैनेज कर लेता है इनको, एक्सेलरेशन ए देना। अगर ये इन ब्लॉक्स को कितना एक्सेलरेशन दे पाता है, ए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पे कितनी है, ए। तो ये कितना फोर्स यहां पे लगा रहा है, यानी कि फोर्स अप्लाइड बाय दिस मैन हमको फाइंड आउट करना है। मेरे हिसाब से सिचुएशन आपको समझ आ गई है। दो ब्लॉक लटके हुए हैं, ठीक। अब ये एंगल है थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने, 37 डिग्री। ये ऐसे पकड़ के खींच रहा है स्ट्रिंग को। अगर ये ऐसे पकड़ के स्ट्रिंग को खींच रहा है, ठीक है, तो यहां पे कुछ इसको फोर्स लगाना पड़ रहा होगा, ठीक। अब मुझे बताना है कि इस फोर्स की वैल्यू कितनी है, ठीक। बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिएगा हो क्या रहा है, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप। चलिए, ये पॉइंट मान लेते हैं हम, कुछ पॉइंट है ये कोई पॉइंट है जो स्ट्रिंग पे लग रहा है, ठीक है ना, ठीक है। दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट P। अब आप ये देखिए, इस स्ट्रिंग में, ये जो स्ट्रिंग है,
अगर मैं इसमें टेंशन T मान लेता हूं तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यहां से लेके यहां तक टेंशन T ही रहेगी, क्योंकि स्ट्रिंग के एक एंड से लेके दूसरे एंड तक टेंशन सेम रहती है, चाहे वो कितनी बार मुड़ जाए। स्ट्रिंग के एक एंड से लेके दूसरे एंड तक टेंशन बिल्कुल सेम रहती है, चाहे वो जितनी बार मुड़ जाए। तो अब आप ये देखिए, अगर यहां पे मैं टेंशन T मानूंगा तो यहां पे भी टेंशन T मानूंगा। अब इसमें देखते हैं, देखिए ये स्ट्रिंग 1 है और ये स्ट्रिंग 2 है। दिस इज स्ट्रिंग 1 एंड दिस इज स्ट्रिंग 2। और जब भी स्ट्रिंग बदल जाती है तो टेंशन भी बदल जाती है, इसलिए इस स्ट्रिंग में मेरे को टेंशन माननी पड़ेगी T डैश। इसमें T नहीं है क्योंकि स्ट्रिंग बदल गई तो टेंशन भी भले ही सिस्टम सेम है पर स्ट्रिंग तो चेंज हो गई। तो अगर एक स्ट्रिंग है तो कितनी बार मुड़ जाए, कहीं को भी कितनी बार मुड़ जाए, उसमें टेंशन नहीं बदलती। लेकिन एक बार अगर स्ट्रिंग बदल गई तो टेंशन विल डेफिनेटली चेंज। ठीक है, क्लियर। अब आगे देखते हैं, जो ये M1 है, ठीक है ना, इस पे एक टेंशन T ऊपर की तरफ लग रहा होगा और एक टेंशन T डैश नीचे की तरफ लग रहा होगा। ये मैं पहले बता चुका हूं कि स्ट्रिंग किसी भी बॉडी को अपनी ही तरफ खींचती है। स्ट्रिंग किसी भी बॉडी को अपनी ही तरफ खींचती है और कितने फोर्स से खींचती है, जितना उसमें टेंशन होता है। यहां पे भी यही है। अब ये स्ट्रिंग इस वाली बॉडी को ऊपर खींचेगी, कितने फोर्स से, T डैश से। अब चलिए इनके एफबीडी बनाते हैं। इस पॉइंट P का एफबीडी बना लेते हैं पहले। दिस इज पॉइंट P। इस पॉइंट P को ये मैन इस तरफ खींच रहा है, कितने फोर्स से, F से। और इसमें टेंशन T है तो इस पॉइंट पे इस तरफ एक टेंशन T भी लग रहा होगा और इस पे इस तरफ लग रहा है टेंशन T। क्या आप मुझे बता सकते हैं मास ऑफ पॉइंट कितना होता है? किसी पॉइंट का मास कितना होता है? आंसर क्या होना चाहिए? 0। डेफिनेटली 0 होगा। नो डाउट इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस तरफ कितना है, a, पर इसका मास तो 0 है। इसका मास कितना है, 0। तो अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा इस तरफ एक्सेलरेशन का, तो एफबीडी बनेगा F माइनस टी इज इक्वल टू M इंटू ए। और M कितना है यहां पे, 0, मास ऑफ द पॉइंट यानी के 0। तो इक्वेशन क्या आएगी, F माइनस टी इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स F इज इक्वल टू टी। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया है। यानी कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे बस ये वाला T फाइंड आउट करना है, वही मेरा आंसर होगा, वही आंसर होगा। अब आप ये देखो, इस T को फाइंड आउट करने के लिए मुझे और क्या करना पड़ेगा, और मुझे इन दोनों के एफबीडी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब आप एक चीज और देखिए, अगर यहां पे लग रहा है ये 37 है तो मुझे जरूरत पड़ेगी कहीं कहीं पे साइन 37 डिग्री की, जिसकी वैल्यू होती है 3/5, और कहीं कहीं पे मुझे जरूरत पड़ेगी कॉस 37 डिग्री की, जिसकी वैल्यू होगी 4/5। ये वैल्यूज मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, अब चलिए एफबीडी बनाते हैं M1 का। किसका, M1 का, यानी कि जो नीचे ऊपर वाला ब्लॉक है। जिस ब्लॉक का भी एफबीडी बनाना होता है उसको उसी ओरिएंटेशन में हम यूं ड्रॉ कर लेते हैं और उस पर लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं सारे लगा देते हैं। इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है T, बिल्कुल सही बात है, और इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है इस तरफ, क्योंकि mg तो हमेशा नीचे ही लगेगा, mg, और ये कितना लग रहा है, m1g। अब आप ये देखिए, और इस पे इस डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा है, कौन सा बताइए सिचुएशन देख के, T डैश। तो इस पे ओवरऑल लगने वाले फोर्सेस क्या क्या हैं, T डैश mg। एक और फोर्स लग रहा है यहां पे,
वो लग रहा है सरफेस की तरफ से नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स N1। ठीक, अब मुझे यह पता है कि इस बॉडी का इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है a, और इस बॉडी का इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है 0। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में एक इक्वेशन बनाऊंगा और इस डायरेक्शन में एक इक्वेशन बनाऊंगा तो मेरे को बहुत आसानी हो सकती है। अब देखते हैं कैसे आसानी हो सकती है। इस डायरेक्शन में अगर मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो इस डायरेक्शन में कितने एक्सेलरेशन से चल रहा है a से, इसका मतलब t जो है, ये जो t है ये इसको खींच के ले जा रहा है ऊपर, और इसको रोक कौन कौन रहा है, ये t डैश, और यहां पे जो mg है इसके साथ भी एक गड़बड़ है। इस mg को हम दो कंपोनेंट में अगर डिवाइड कर लें, एक तो इधर और एक इधर, तो mg का ये वाला कंपोनेंट होगा mg cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये वाला एंगल अगर आप देखो तो 37 डिग्री निकलेगा, थीटा के बराबर निकलेगा, और थीटा के एंगल वाला जो केस है, जो कंपोनेंट है वो cos होता है। तो दिस विल बी mg cos थीटा एंड दिस विल बी mg sin थीटा। अब आप ये देखो इस डायरेक्शन में अगर मैं लगाऊं तो दिस इज अ केस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। इस डायरेक्शन के अनबैलेंस्ड फोर्स की इक्वेशन बननी है मुझे, ठीक है ना। तो आप देखो अगर इस तरफ का एक्सेलरेशन कितना है a, तो इस तरफ लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा m इंटू a के बराबर। इस तरफ लगने वाला फोर्स क्या होगा t माइनस ये वाला t डैश और माइनस ये वाला mg sin थीटा। और कुछ भी लग रहा है क्या इस डायरेक्शन में? नहीं। तो आंसर क्या होगा, ये चीज किसके बराबर हो जाएगी, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका m1 इंटू a। ये आपकी एक इक्वेशन तैयार हो गई है। अब इस डायरेक्शन की इक्वेशन, वैसे 99% केसेस में जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही होती है केवल उसी डायरेक्शन की इक्वेशन आपके काम आती है। अब इस केस में इस तरफ अगर मैं देखूंगा तो एक्सेलरेशन तो इस डायरेक्शन में 0 है, इसका मतलब इस बॉडी पे इस तरफ और इस तरफ लगने वाला फोर्स बराबर होगा। तो इस तरफ लगने वाला फोर्स क्या है N1 और इस तरफ लगने वाला फोर्स कितना है mg cos थीटा। तो N1 माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू m1, ये एक्चुअल में m1 है इंटू 0। तो यहां पे N1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई mg cos थीटा के। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इससे हमको कुछ हासिल नहीं होगा। क्लियर? अब देखिए, अब मैं एफबीडी बनाता हूं 1 का हो गया, 2 का एफबीडी बनाते हैं। दिस इज M2 का एफबीडी बनाते हैं। M2 पे क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है T डैश। क्या कोई दूसरा फोर्स है इस पे? तो आंसर है यस। इस तरफ लगेगा क्या M2g sin थीटा, और इस तरफ क्या लगेगा M2g cos थीटा। और इस तरफ एक और फोर्स लगेगा यहां पे N2। और इन सब के लगने के बावजूद इसका इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है a। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी T डैश माइनस M2g sin थीटा इज इक्वल टू M2a। क्लियर? तो T डैश माइनस M2g sin थीटा इज इक्वल टू M2a, ये आपकी एक और इक्वेशन आ गई, थर्ड इक्वेशन। अब आप ये देखो यहां पे अगर ये थर्ड इक्वेशन है आपकी, तो ये थर्ड इक्वेशन आई कैसे? ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन इस M2 की इस डायरेक्शन की कैलकुलेशन के बाद आई है। अब एक चीज और देखो, अगर मैं यहां पे एक और इक्वेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, ठीक है ना, कैसे? ये वाली डायरेक्शन की, तो इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन 0 है, तो इक्वेशन फालतू की आ जाएगी N2 इज इक्वल टू mg cos थीटा। ठीक है ना, इसको भी आप लिख सकते हो कि N2 इज इक्वल टू mg cos थीटा। अब आप ये देखिए आपके पास अननोन क्या क्या है, ठीक है ना। आपके पास 3 इक्वेशंस हैं। सबसे पहला तो एक रिजल्ट यही है, दूसरा रिजल्ट आपके पास ये है, ठीक है ना, तीसरा रिजल्ट आपके पास ये है। तो 1 2 3 इक्वेशन और 3 अननोन।
ठीक है ना। क्या क्या अननोन है हमारे पास, एक तो F बताना है, एक T बताना है और एक T डैश बताना है। ये 3 अननोन है, 3 अननोन्स और 3 इक्वेशन, सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर मैच करिए। ठीक है, क्या आता है, मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी स्ट्रिंग को पकड़ के अगर ऐसे कोई खींचता है तो जितने फोर्स से खींचता है वही उसका टेंशन बन जाता है। यहां पे देखो, जितने फोर्स से खींचेगा वही उसका टेंशन हो जाएगा। आप स्ट्रिंग को 10 न्यूटन से खींच रहे हो तो उसका टेंशन 10 न्यूटन बन जाएगा। स्ट्रिंग के साथ बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाती है। क्लियर, आप इसको अच्छे से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।